पीरियड मिस होते ही आप सबसे पहले प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, उसमें 2 लाइन देखते ही आप एक्साइटेड हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर बेसिकली आपके इन्वेस्टिगेशन, हिस्ट्री टेकिंग और मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने में बिजी होता है, पर कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं जो अनआंसर्ड रह जाते हैं फर्स्ट विजिट पे। सो इस रील को बनाने का यही उद्देश्य है कि आपकी जो छोटी छोटी क्वेरी जो घर जाके याद आती है उसका एट लेंथ आंसर किया जाए। तो सबसे पहले आपको फॉलिक एसिड लिखा जाता है। पेशेंट कहते हैं मैम मेडिसिन लेना ज़रूरी है क्या? फॉलिक एसिड बेसिकली बेबी के ब्रेन स्पाइन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, सो ये मैंडेटरी है लेना, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर 12 वीक्स तक। सेकंड, हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम विटामिन डी का टेस्ट कराते हैं, अगर ये डेफिसिट होता है तो विटामिन डी टैबलेट भी आपको लेनी होती है। तो ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में शुरू हो जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नोजिया, वॉमिटिंग और कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रहा है। ये एक स्पेक्ट्रम है। अगर आपको कुछ खाने की इच्छा नहीं है, फिर उसका अगला स्टेप आ जाता है नोजिया, और उसका अगला स्टेप आ जाता है वॉमिटिंग, और उसका अगला स्टेप आ जाता है इवन पानी भी नहीं आपको सूट कर रहा है। इस कंडीशन में आपको क्या करना है? सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको बार बार और थोड़ा थोड़ा खाना खाना है। जैसे मान लीजिए आप 3 मील ले रहे हैं दिन में, तो उस 3 को डिवाइड कर लीजिए 8 में, 2-2 घंटे पे थोड़ा थोड़ा खाइए, स्टमक को खाली होने दें, उसके बाद ही दोबारा खाना लें। तो इससे क्या होगा, एकदम से आपके स्टमक में स्ट्रेचिंग नहीं होगी और ये वॉमिटिंग की सेंसेशन थोड़ी कम होगी। दूसरी चीज़ होती है जिंजर, अदरक का इसमें बहुत बड़ा रोल है। अगर आपको बहुत नौसिया हो रहा है तो आप मुंह में अदरक का टुकड़ा रख सकते हैं, जिंजर एल ले सकते हैं। जिंजर की आजकल कैंडी आने लगी हैं और आजकल कुछ फार्मा कंपनी जिंजर की टैबलेट्स भी बनाने लग गई हैं। तो जिंजर बहुत सेफ और रेडीली अवेलेबल चीज़ है जो सबके घरों में होती है। इवन यू कैन टेक जिंजर की चाय भी, जिससे आपको नौसिया का थोड़ा सा सेंसेशन कम हो। नाउ जब मॉर्निंग में उठते हैं उस समय ज़्यादा होता है, इसलिए इसको मॉर्निंग सिकनेस भी कहते हैं। बट ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग में ही होगा, ये पूरे दिन भी रह सकता है, किसी किसी को ये पूरे 9 मंथ्स भी लास्ट करता है। तो अगर मॉर्निंग में जब आप उठ रहे हैं उस समय लेटे लेटे ही, बिफोर गेटिंग आउट ऑफ द बेड, आप अपने हाथ पाँव को, जैसे साइकिलिंग मोमेंट होते हैं उस तरह से आप अपने हाथ पाँव को चलाएं, और एक ग्लूकोज का कोई भी बिस्किट किसी भी तरह का आप खाएं बिफोर गेटिंग आउट ऑफ द बेड। ये बहुत हेल्पफुल प्रक्रिया होती है जो काफ़ी प्रेग्नेंट लेडीज़ करती हैं और जिससे हमें फीडबैक मिला है, उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। अगर इन सब चीज़ों से भी अगर सही नहीं होती है वॉमिटिंग, तो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है, वो मेडिसिन ज़रूर लें। नौजिया वॉमिटिंग से सफ़र करते हैं, अगली विजिट पे आते ही पेशेंट कहते हैं मैम मेरे को तो नौजिया वॉमिटिंग हो रहा है, जबकि हम लोग शुरू से ही एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके भेजते हैं कि अगर आपको नौजिया वॉमिटिंग हो और या कुछ खाने की इच्छा नहीं हो तो भी आप मेडिसिन ले सकते हैं। नेक्स्ट कॉमन कंप्लेन होती है फटीग, कमजोरी फील होना। उसका रीज़न होता है क्योंकि आपके जो प्रेगनेंसी हार्मोन होते हैं, जो बेसिकली प्रोजेस्टेरोन होता है, वो आपकी पूरी बॉडी और मसल टोन को कम करता है, तो इसलिए आपको लो एनर्जी फील होती है, फटीग फील होता है। इसके लिए क्या करना है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको गुड नाइट स्लीप लेनी है 7 to 8 आवर्स की। अपना स्क्रीन टाइम कम करें, जल्दी सोने की कोशिश करें। 9-10 बजे तक आप अपना डिनर लेकर के एंड सोने की कोशिश करें। दूसरा, अपना फिटनेस रूटीन को बना के रखें। कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आधे घंटे की वॉक मॉर्निंग और इवनिंग जरूर रखें, इससे आपकी फिजिकल एक्टिविटी बनती है तो मसल टोन मेंटेन रहेगी ना। अगर आपका बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग काम है तो बीच बीच में शॉर्ट ब्रेक लें, जैसे 1 घंटा आप खड़े रह कुछ काम कर रहे हैं तो 10 मिनट के लिए आप बैठ जाएं। या फिर ऑपोजिट, अगर आपका लॉन्ग सिटिंग जॉब है तो आप बीच में उठें, पानी पीने के बहाने उठें, अपने कलीग को फाइल देने के बहाने उठें, फ़ोन अगर पे बात कर रहे हैं तो खड़े होकर वॉक करते हुए फ़ोन पे बात करें। और आजकल कुछ ऐसे स्टैंडीज़ भी आ गई हैं जिस पे आप रख के लैपटॉप पे काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स कॉर्पोरेट जगत से आते हैं और उनका 10-10 घंटे की सिटिंग जॉब होती है। अब अगर आप बैठते हैं, सिटिंग पोजीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग सिटिंग जॉब के लिए। आपके जो बैक में कर्व होता है उस कर्व को सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। सो उस पर या तो आप कुशन लगाएं या चेयर इस तरह की होनी चाहिए जिस पे बैक कर्व को सपोर्ट मिल सके। कोई भी चीज़ आपको उठानी है, ज़मीन पे बैठिए तो आप अपने बैक को स्ट्रेट रखें, नी को बेंड करें, मतलब स्क्वाट पोजीशन में जाकर के आप चीज़ को पिक करें। इससे आपके बॉडी पोस्चर मेंटेन रहता है और आपको फटीग नहीं फील होता। बड़ा कॉमनली आस्क क्वेश्चन आता है मैम हम कैसे सोएं, किस पोजीशन में सोएं? ज़्यादातर लोग क्या होता है अपने बैक पे सोना प्रेफर करते हैं, बस स्लीप ऑन साइड बहुत लोगों को सूट नहीं करता। सो एक बात मानिए कि आप 8 घंटे लगातार एक पोजीशन में सो ही नहीं सकते, इसलिए आजकल की जो गाइडलाइन आई है ना, स्लीप पोजीशन पे बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाती है। अगर आपको एसिडिटी बहुत होती है तो आप लेफ्ट लेटरल पोजीशन में सो सकते हैं, लेफ्ट साइड पे, क्योंकि आपका स्टमक लेफ्ट साइड पे होता है और उसका जो कर्व होता है वो लेफ्ट साइड की तरफ ज़्यादा होता है, तो आपको जो रिगर्जिटेशन, एसिडिटी से बाहर आना या गले में खट्टी डगारें आना वो थोड़ा कम होगा। अदरवाइज आप किसी भी पोजीशन में सो सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। बट अगर आप साइड में सो रहे हैं तो आप दोनों पाँव के बीच में पिलो लगाएं ज़रूर से। और अगर आपके पाँव में स्वेलिंग आ रही है तो आप अपने फीट के नीचे भी पिलो लगा सकते हैं, जिससे आपकी स्वेलिंग कम होगी। लेकिन अगर आपको सांस लेने में थोड़ी तकलीफ होती है, रात में सोते, लेटर हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में ये बहुत कॉमन हो जाता है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है या आपके हेमरॉइड्स हो गए हैं, उस कंडीशन में हम लोग बैक पे सोने के लिए थोड़ा सा मना करते हैं। और अगर आपको आदत है बैक पे सोने की तो आप वेज पिलो यूज़ कर सकते हैं। वेज पिलो
सर्टेन 30 डिग्री पे रिक्लाइंड होता है, जिससे आपका अपर हाफ द बॉडी थोड़ा सा अपलिफ्टेड होती है, जिससे एसिडिटी की प्रॉब्लम और हेमोरॉइड की प्रॉब्लम, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये तीनों ही कंडीशंस को आप कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। इससे आपके पाँव में एडिमा भी कम होता है, सूजन कम होती है। सो स्लीपिंग पोजीशन कोई भी ले सकते हैं, प्रोवाइडेड आप नॉन स्टॉप अनब्रेक 7 से 8 घंटे की एट ए स्ट्रेच स्लीप लें। वो आपके पूरे दिन में फटीग और कमजोरी को दूर करता है। एक क्वेश्चन होता है कि मैम कितनी बार आपके पास आकर के हमें 9 मंथ्स विजिट पे करनी है। इनिशियल टाइम में मीन्स 28 वीक्स तक, फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर में मंथली विजिट होती है। वंस यू क्रॉस 28 वीक्स देन यू हैव टू कम आफ्टर एवरी 2 वीक्स, मीन्स 15 डेज में एक विजिट हो जाती है। एंड आफ्टर 36 वीक्स आपको वीकली बुलाया जाता है। वैक्सीनेशन, प्रेगनेंसी में 3 वैक्सीनेशन मैंडेटरी हो गए हैं। नंबर 1 होता है फ्लू शॉट। फ्लू शॉट यूजुअली प्रेगनेंसी के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ट्राइमेस्टर में लग सकते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूजुअली हम लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन की रेट थोड़ी ज़्यादा होती है। कई बार पेशेंट रिलेट करता है कि फ्लू शॉट लगाया था, कहीं इससे तो नहीं हमारा अबॉर्शन हो गया, इसलिए हम लोग 12 वीक्स के बाद फ्लू शॉट देना प्रेफर करते हैं। ये आपको इन्फ्लुएंजा वायरस से बचाता है। प्रेगनेंसी में इन्फ्लुएंजा होने का मतलब है 30% मोर्टेलिटी, मीन्स आउट ऑफ 100 30 फीमेल्स एक्सपायर हो सकती हैं। सेकेंड, आजकल टिटनेस के टीके थोड़ा सा लेट लगते हैं, मतलब 5.5 से 6.5 महीने पे, क्योंकि आजकल जो टिटनेस के टीके हैं वो खाली टिटनेस के टीके नहीं रहे। फर्स्ट जो टीका लगता है वो टिटनेस एंड डिफ्थीरिया होता है, 2 चीज़ें होती हैं। जो सेकंड टिटनेस का टीका होता है उसमें 3 चीज़ें होती हैं, टिटनेस, डिफ्थीरिया एंड पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस मतलब काली खांसी, डिफ्थीरिया मतलब डिफ्थीरिया एंड टिटनेस मतलब टिटनेस। सो ये मदर को क्यों दिया जा रहा है, इसको ऐसे समझिए, बच्चे को जो डीपीटी टीका लगता है वही ये टीका है। बच्चे का जो टीका है उसमें सारे लाइव वैक्सीन होते हैं, और जो प्रेगनेंसी में जो अपन लगा रहे होते हैं वो लाइव नहीं होते हैं, इसलिए मदर और बेबी के लिए सेफ होता है। दूसरा क्या, मदर को जब ये वैक्सीन लग जाती है तो मदर इसकी एंटीबॉडीज बनाती हैं, जो प्लेसेंटा के थ्रू बेबी को भेजती हैं। बेबी को वैक्सीनेशन 1.5 महीने पे लगेगा, मानिए 1.5 महीने तक ये एंटीबॉडी बच्चे को इन तीनों बीमारियों से बचाता है। इसीलिए इस टीके को आजकल प्रेगनेंसी में लगाने लग गए हैं। एंड व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू टेक इट? बेस्ट टाइम होता है 27 से 28 वीक के बीच में, क्योंकि ये वैक्सीनेशन जब लगता है तो जो एंटीबॉडीज बनती हैं उनकी लाइफ यूजुअली 12 वीक से लेकर 15 वीक्स तक होती है। तो जो एंटीबॉडी बनी वो जाके बच्चे को प्रोटेक्ट करने में हेल्पफुल रहती हैं। नाउ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हाइजीन मेंटेन करना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आपको डर्टी टॉयलेट्स नहीं यूज़ करने हैं। उसके लिए क्या करना है, करना पड़ता है, बिकॉज सो मेनी टाइम्स यू डोंट गेट इट, और प्रेगनेंसी में वैसे भी यूरिन की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। सो टॉयलेट अगर आपको यूज़ करना भी पड़ रहा है तो आप एंटीसेप्टिक स्प्रे खरीद लें, ऑनलाइन अवेलेबल है। यूज़ दैट स्प्रे बिफोर यूजिंग दैट टॉयलेट। एक जो स्टैंडिंग पोजीशन में यूरिन करने की जो हैबिट है उसको ख़त्म करें, बिकॉज आप जितनी हायर लेवल से आप यूरिन करेंगे डर्टी टॉयलेट में, वहाँ से एरोसोल डेवलप होते हैं, मतलब वाटर की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं, उसमें बैक्टीरिया होते हैं। तो आप ये मानिए जितने ऊपर से पानी नीचे जाएगा उतनी ही ज़्यादा उसमें से एरोसोल्स बनते हैं। इसीलिए आराम से बैठ के सिटिंग पोजीशन में यूरिनेट कीजिए और उस सीट को आप पहले सैनिटाइज कर लीजिए। आजकल की सभी लड़कियाँ बड़ी एक्टिव हैं, इंडिपेंडेंट हैं और अपना काम खुद करती हैं, जॉब पे जाती हैं। तो एक क्वेश्चन आता है, मैम ड्राइव कर सकते हैं क्या? ड्राइविंग इज़ एब्सोल्युटली सेफ, प्रोवाइडेड बहुत बम्पी राइड नहीं हो। दूसरा, जब भी आप ड्राइव कर रहे हो तो सीट बेल्ट जरूर पहनें। बाकी 2 व्हीलर थोड़ा सा अवॉइड करें, बिकॉज आपकी गलती से नहीं, कोई पीछे से टक्कर मार गया तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। अब बात करते हैं मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक, बॉडी मास इंडेक्स। प्री कंसेप्शन काउंसलिंग का ये एक बहुत अच्छा हिस्सा होता है। जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपका बॉडी मास इंडेक्स, जिसे BMI कहते हैं, शुड बी 23 फॉर इंडियन पॉपुलेशन। अगर ये ऑलरेडी ज़्यादा है तो प्रेग्नेंट होने से पहले इसको 23 पे लेके आ जाइए। बट समटाइम्स क्या होता है, आप प्लान नहीं करते हो, अनप्लान प्रेगनेंसी एंड यू आर ऑलरेडी प्रेग्नेंट, और आपका BMI मान लीजिए अगर 27, 28 या 30 है, तो आप ओवरवेट वाले कैटेगरी में आ जाते हैं। सो पहले था ना कि आप प्रेग्नेंट हैं, ईट फॉर 2, जितनी मर्जी जो खाओ, जैसे भी खाओ, बिकॉज आप प्रेग्नेंट हैं, सब चलता है, ऐसा नहीं है। आपकी BMI अगर 27 से 30 के बीच में है तो टोटल वेट गेन आपकी प्रेगनेंसी में 5 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑलरेडी जो ओबीज पेशेंट्स होते हैं उनको अपने खाने पे बहुत रेस्ट्रिक्शन रखनी पड़ेगी। रेस्ट्रिक्शन का मतलब डाइटिंग नहीं होता है, ईट सेंसिबली और अपना वेट गेन सेंसिबली करना होता है। अब इसमें क्या है, बेबी को ना तो फैट की ज़रूरत होती है और ना ही शुगर की ज़रूरत होती है। ये दोनों चीज़ें आपकी ऑलरेडी ओबीज बॉडी में स्टोर्ड होती है। सो बेबी उधर से ले लेगा। सो कट डाउन ऑन दीज 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स। बट आपको फोकस करना है प्रोटीन डाइट पे, आयरन कंटेनिंग जो भी चीज़ें हैं वो लीजिए, कैल्शियम कंटेनिंग चीज़ें लीजिए। 3 चीज़ों पे फोकस करना होता है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। तली भुनी फ्राइड चीज़ें, क्योंकि इंडियन कुकिंग बहुत ज़्यादा फ्राइड भी होती है। हमारे किसी भी हर मंथ फेस्टिवल आता है, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, वी आर लाइक दैट ओनली। सो उसमें खाना भी हमारा खूब फैट रिच होता है, कार्बोहाइड्रेट रिच होता है। सो वॉट एवर यू आर ईटिंग,
जस्ट मेक श्योर उसके अंदर प्रोटीन किसी न किसी फॉर्म में होना चाहिए. सो यू हैव टू टेक प्रोटीन डाइट. अब ये BMI ऑप्टिमम अगर है तो आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस 10 टाइम्स बढ़ जाते हैं. आजकल नॉर्मल डिलीवरी के रेट इसलिए भी कम हो रहे हैं क्योंकि पेशेंट अपनी फिटनेस पे ध्यान नहीं देता है. तो ये तो खाने की बात हुई. नाउ फिजिकल एक्टिविटी अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपकी मसल टोन अच्छी है तो पेल्विक फ्लोर की टोन भी मेंटेन रहेगी एंड विच हेल्प्स इन नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी. सो उसके लिए आपको 12 वीक्स के बाद अगर आपके डॉक्टर अलाउ करते हैं तो डक वॉकिंग करनी शुरू कीजिए या एंटीनेटल योगा ज्वाइन कीजिए या कुछ भी नहीं तो आप वॉकिंग करें मॉर्निंग और इवनिंग आधे आधे घंटे और उस ड्यूरेशन को धीरे धीरे बढ़ाएं. लेथार्जिक नहीं रहिए, अपने आप को फुली एक्टिव रखिए फॉर नॉर्मल डिलीवरी. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है, बाहर का खाना अवॉइड करें क्योंकि जैसे मैंने हाइजीन के लिए बोला, प्रेगनेंसी लो इम्यूनिटी स्टेटस होती है जिसमें आपको इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. जैसे गंदा टॉयलेट यूज़ किया तो यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है. ऐसे ही बाहर का गंदा खाना अगर खाया तो आपको गट इन्फेक्शन हो सकता है, डायरिया विच इज़ नॉट गुड फॉर बेबी. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सेम फूड अगर आपके बाकी फैमिली मेम्बर्स ने खाया उनको इन्फेक्शन नहीं होगा बट आपको हो जाएगा. इसलिए मैं ये नहीं कहती कि हमेशा बहुत ही हेल्दी खाना खाना है आपको. 10 दिन में एक दिन चीट डाइट कीजिए पर वो होममेड खाना होना चाहिए. उस चीट डाइट में आप कुछ भी खा सकते हैं बट दैट शुड बी होममेड. लीस्ट टॉक्ड टॉपिक इज इंटरकोर्स. यूजुअली इंटरकोर्स इज गुड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. फर्स्ट ट्राइमेस्टर मीन्स फर्स्ट 12 वीक्स इसको अवॉइड किया जाना चाहिए क्योंकि आउट ऑफ 120 प्रेगनेंसी वैसे भी अबॉर्ट हो जाती है. ये नेचुरल फिनोमिना होती है और उस समय इंटरकोर्स करना अबॉर्शन को प्रमोट कर सकता है. आफ्टर 12 वीक्स अगर आपकी 12 वीक्स वाली NT-NB स्केल में प्लेसेंटा की लोकेशन ऊपर है तो देन यू कैन हैव इंटरकोर्स और एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज यू कैन डू. लास्ट ट्राइमेस्टर में दो इट्स नॉट साइंटिफिकली प्रूवन, कहते हैं आफ्टर 37-38 वीक्स के बाद इफ़ यू डू इंटरकोर्स तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं. एंड इंपॉर्टेंट चीज़, ये हस्बैंड और वाइफ के बीच की बॉन्डिंग को बनाने में हेल्पफुल होता है. ट्रैवलिंग का क्या टेक होता है? फर्स्ट 12 वीक्स तक ट्रैवलिंग अवॉइड करें. जैसा कि मैंने कहा कि फर्स्ट 12 वीक्स में अबॉर्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं. जो हमारे किसी गाइडलाइन में नहीं लिखा है कि आप पेशेंट को होम बाउंड कर दें. होम रेस्ट किया जा सकता है बट नो बेड रेस्ट. ओके, सो अगर आपके प्लेसेंटा की लोकेशन ठीक है, आपको कोई और तरह की जैसे अनकंट्रोल्ड BP है या आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है या बहुत सीवियरली एनीमिक है या आपके क्लॉट जमने के चांसेस आपके फैमिली में रन करता है, उस कंडीशन में आप एयर ट्रैवल अवॉइड करें क्योंकि उसमें आपको मूवमेंट थोड़े रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं. बट टिल 34 वीक्स तक आप इंटरनेशनल फ्लाइट ले सकते हैं. आजकल बेबी मून जाने का रिवाज शुरू हो गया है. सो वी डोंट आस्क पेशेंट नॉट टू गो. आप जा सकते हैं प्रोवाइडेड आपकी मेडिकल कंडीशंस ठीक हों. एब्सोल्यूट बेड रेस्ट का एडवर्स इफेक्ट होता है बेबी पे, इसलिए आजकल हमारी बुक से हट गया है बेड रेस्ट. इट डज नॉट मैटर व्हाट काइंड ऑफ कंडीशन यू आर सफरिंग फ्रॉम, बेड रेस्ट इज़ नॉट एडवाइजेबल. होम रेस्ट कर सकते हैं. कभी जैसे ब्लीडिंग हो गई आपको और या आप बहुत ज़्यादा आपके मस्कुलर पेन या कुछ ऐसा हो गया तो हम होम रेस्ट जरूर एडवाइस करते हैं, पर बेड रेस्ट इज़ नेवर गुड फॉर यू.